हेलो। यस सर। जी गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। किसके वहां से बैकग्राउंड आ रहा है, इसको म्यूट करो। हाँ जी, तो सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर। हाँ जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने सर सब ये स्क्रीन में ब्लैक ब्लैक क्या आ रहा है, उसको हटा दो पहले आप। ब्लैक ब्लैक मेरी में आता है या जीएसटी में भी आ रहा था? तो उस टाइम भी आ रहा था, आप ही में आ रहा था बस। अच्छा, अब ठीक है। नहीं सर, अब नीचे आ गया। अब छोटा सा आ रहा ना, अभी इसको थोड़ा करते ठीक है। हैं। देखते हैं, कुछ जूम में कुछ आपकी सेटिंग्स करनी होगी। उसको भी क्लास के बाद देखते हैं। अब मतलब क्लास को डिस्टर्ब तो नहीं करना, इतना तो नहीं आ रहा? नो सर, नो नो नो, अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है अब? यस सर। अब बिल्कुल ठीक है ना प्रकाश जी? अब तो कुछ नहीं है? नहीं, अब थोड़ा थोड़ा है कुछ। हाँ, बस थोड़ा सा है ना, उससे कोई नहीं, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उस पर। हाँ हाँ जी, जी, हाँ तो जी। आ जाते हैं सबसे पहले हम जीएसटी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस पे क्या है, जो आपकी जीएसटी की जो क्लास है 11 वाली, आपकी जो जीएसटी इंट्रोडक्शन था, उसी के पार्ट में डाल रखी है वीडियो। अगर आप देखोगे तो ये सारी वीडियोस उसके पार्ट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि जीएसटी आपका सेट होल्डर कंपनी, फिर जीएसटी इंट्रीज, फिर जीएसटी आज की जो क्लास है रिपोर्ट्स, एंड आपका जीएसटी एडजस्टमेंट आपका। ठीक है, क्योंकि ये यस सर। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बार ये कंप्लीट कर लेंगे, तो जिसके बाद फिर आगे जो बिल्स आएंगे, उनकी एंट्रीज आएगी, तो वो चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। और उसको हम एडजस्ट करना बिल्कुल आसानी तरीके से कर लेंगे कि कैसे उसको एडजस्ट करना है, जीएसटी का रूल क्या कहता है, हमें उसकी एंट्रीज को क्या रिकॉर्ड करना है, और आगे जाके जो जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो क्या पास करनी है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी के आज रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमने जीएसटी का एक सेटअप देख लिया, जीएसटी में जो लेजर्स में कॉन्फ़िगरेशन या कुछ चेंजेस हमें करने थे वो हमने देख ली, और जीएसटी की सारी एंट्रीज देख ली। अब बात आती है जीएसटी की रिपोर्ट्स देखना। तो सबसे पहली चीज कि बैलेंस शीट में हम आते हैं। बैलेंस शीट में आप लोगों का 91,000 आता है टैक्स। ये हमेशा टैक्स क्या दिखाता है आपको? अगर पॉजिटिव है तो ये पेबल, अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स आपकी परचेज ज्यादा है, सेल कम है उस मंथ के लिए। ठीक है, और हमें इसको क्या करना होता है, इस टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा कराना। और गवर्नमेंट के पास जमा कराना है तो एक कंपनी में जो ये आपका टैक्स का लेजर है, इसको क्या करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं अभी आप जाओ 91,000 टैक्स पे कर दो, तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जो कि आपका गौरव सर, ये जो भी आपकी जीएसटी क्लास लेते होंगे, वो सर आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे 91,000 आपको कैसे कैसे पे करना। बट हमें उस पर रिकॉर्ड भी तो रखना है कि हर मंथ हमने कितना टैक्स पे करा, किस हेड में पे कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप क्या करो, 91,000 जो हमने जीएसटी में पे करा दिया, उसको आप क्या करो, टैली में इंक्रीज डाल दो, तो आप इंक्रीज कर सकते हो? यस सर। इंक्रीज कर सकते हो प्रकाश जी? जल्दी से बताइए। सॉरी सर, एक बार और रिपीट करना। मैंने ये कहा कि आपको जैसे अभी आपने इंक्रीज करी, तो आपको पता चल गया आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, मान लो अप्रैल का 91,000 मीन आपका टैक्स पे करना है। टैक्स पे करना है, तो मैंने कहा आपको टैक्स पता चल गया। अब आप क्या करो, गवर्नमेंट पे तो आपने मान लो कि गवर्नमेंट की साइड पे गए, पे करा दिया 91,000 का आपका टैक्स। बट मैंने कहा आप अकाउंटिंग में भी ये दिखाओ कि मैंने 91,000 टैक्स जमा करा दिया है, तो आप ये इंट्रीज अभी पास कर सकते हो? यस सर। यस सर। कर सकते हैं, तो क्या इंट्रीज पास करेंगे, जल्दी बताइए। सर पहले तो ड्यू करेंगे इसको। हाँ जी, मतलब विदाउट ड्यू आप ये कर नहीं सकते ना, वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसा अभी यस आपका सर। 91,000 ये टैक्स तो दिखा रहा है, बट ये टैक्स किस में है, किसी लेजर में है नहीं, ये आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस का ग्रुप होता है। और अच्छा ये यस सर। टैक्सेस के अंदर जो लेजर है वो कौन से आपके? आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट, इनपुट। यस सर। ये जीएसटी ऐसे करके आपके पास मेंशन है। बट आपको क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा कि कौन से हेड में से हम कितना टैक्स पे करा रहे हैं। तो उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या बोला, जीएसटी का रूल बनाया जी। जीएसटी का रूल, अब आप बोलोगे जीएसटी का रूल बनाने का फायदा क्या है? क्योंकि क्या है, सबसे पहले आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के पास टैक्स बन रहा होगा, जैसे मान लो 91 बना, मैं गवर्नमेंट को दे दूं। बट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपसे, गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स है, आप क्या करो, मेरे को जिस बेसिस पे आपने सेल परचेज करी है उस बेसिस पे मेरे को जमा कराओ, जिससे कि क्या रहेगा, सेंट्रल भी आगे जाके
या आपका जो स्टेट का जितना टैक्स है वो स्टेट के पास जाएगा, सेंट्रल के पास जितना टैक्स है वो सेंट्रल के पास जाएगा। तो सारी चीज किससे उन्होंने एक रूल अप्लाई कर दिया, और ये रूल अप्लाई करने का एक मेन मोटिव ये भी था कि इन केस मान लो कि आपको अभी 91,000 पता चल रहा है, बट आपसे बोला जाएगा कि आपकी सेल होती है आपकी विद इन स्टेट और परचेज करते हो कहाँ की, अदर स्टेट से। तो इस केस में आपके पास कौन से टैक्स आपके पास कलेक्ट और पे करोगे, आप ये बताओ कि आपके पास सेल हो रही है विद इन स्टेट और परचेज हो रही है अदर स्टेट। सर पे करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए राहुल जी बताइए। और सेल के टाइम पे जो है इंट्रास्टेट हो रही है तो हाँ तो सीजीएसटी। आपको देखो साफ साफ पता चल रहा है, अगर विद इन स्टेट सेल है तो आपके पास सी और एस आ जाएगा, बट आप परचेज क्या करो आईजीएसटी वाली, तो आपके पास क्या है कि आप देखोगे अब मेरे को पे क्या करूं और एडजस्ट क्या करूं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो गवर्नमेंट ने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करा कि बोला आप जितना टैक्स दे देते हो वो आपका आईटीसी होता है, उसको जब तक आप सेट ऑफ नहीं करोगे, जब तक आप क्या करो पेमेंट क्लियर नहीं होगी। क्योंकि वरना क्या होगा, आप मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कहा जब मैंने परचेज करा उस पर 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, और जब मैंने सेल करा उसमें टैक्स जो आपका कलेक्ट हुआ 2 लाख का हुआ, तो आप 2 लाख सारा का सारा गवर्नमेंट को दे दोगे? 1 लाख देंगे सर। 1 लाख देंगे ना, बट वो 1 लाख मेजरमेंट करने के लिए एक फॉर्मूला, मतलब एक आपके रूल्स गवर्नमेंट ने इसलिए आपके बनाए, वरना क्या होता 1 लाख तो गवर्नमेंट परचेज तो पहले ही आपसे ले चुकी है, यस सर। और सेल पे भी 2 लाख आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है वो भी आपकी लायबिलिटी वो भी दे दो, एक टाइप से फिर आपने 3 लाख दे दिए। तो गवर्नमेंट ने कहा इससे तो आपका नुकसान है। जो आपके बिजनेसमैन जो आपके डीलर्स बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे, ऐसे तो सारा टैक्स जो क्या है आपका परचेज हो सेल हो सब गवर्नमेंट ले रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो हमारा टैक्स का पार्ट हम वही लेंगे, और आपकी जो आपकी इनकम हो वो आप रखोगे, तभी तो बिजनेस प्रॉपर चलेगा। तो Yes, गवर्नमेंट बोला जी हम क्या करते हैं जीएसटी के रूल बनाते हैं, जिससे क्या रहेगा आप जितना टैक्स दे चुके होगे और आपके पास जितना टैक्स कलेक्ट होगा उसमें से उतना लेस हो जाएगा, और उसके बाद आप पे करोगे। या मान लो कि आपने जितना टैक्स दे चुके हैं जब तक वो पूरा खत्म नहीं करोगे जब तक आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो सारी चीज जीएसटी हम रूल से देखेंगे, बट रूल से पहले हम क्या करेंगे टैली में ये सारी रिपोर्ट्स देखेंगे कि 91,000 अभी तो हमें चलो बैलेंस शीट से दिखा दिया, बट इन केस मान लो कोई एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, या कोई मिसमैच हो गया, या कोई ट्रांजैक्शन का टैक्स आपको मान लो क्लियर नहीं था, या कोई मिसमैच में ट्रांजैक्शन में टैक्स आपका गलत चार्ज कर रहा है, तो उस केसेस में हमें अपनी रिपोर्ट्स व्यू करना सबसे पहले आना चाहिए। क्योंकि 91,000 बैलेंस शीट तो आपको दिखा रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस, बट साथ के साथ आप इसको क्रॉस चेक करना किस बेसिस पे, जो आपकी मैं ऑल्ट जी से यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट चले जाता हूँ, जो आपको यहाँ जीएसटी की रिपोर्ट आपको दिखाता है जीएसटीआर 1 या फिर आपका जीएसटीआर 2। ये सारी रिपोर्ट्स में आपको ये सारी रिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए कि इनका मीनिंग्स क्या होता है, कि टोटल वाउचर क्या है, मिसमैच क्या है, रेडी टू इनवॉइस क्या है, B2B क्या है, ये सब करके जो एचएसएन समरी क्या है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके हम टैली से रिटर्न फाइल करना भी देखेंगे इसमें, कि इससे रिटर्न फाइल करना, जेसन जनरेट करना, जेसन अपलोड करना, वो सारी चीजें इससे होगी आपकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जिससे कि हम बैलेंस शीट से बाहर आते हैं, हम प्रॉपर आज जीएसटी की रिपोर्ट पर जाते हैं, हम शॉर्टकट यूज नहीं करते। शॉर्टकट तरीका आपको तब यूज करना है जब आप कोई रिपोर्ट व्यू कर रहे हो, या आपको इन शॉर्टकट आपको बैलेंस वहां से क्रॉस चेक करने हैं, तो उस टाइम के लिए। बट एक आपको प्रॉपर वे ऑफ आपकी रिपोर्टिंग भी पता होनी चाहिए कि जीएसटी कहाँ आपको दिखेगा। एक तो बैलेंस शीट हमने देख लिया, उसके बाद आपको कहाँ आना है डिस्प्ले पे। जो आप यहाँ जाओगे ये एक शॉर्टकट लिख लो DOG, ये होता है डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड आपका जीएसटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DOG बोला जाता है कि आप देखो DOG करूंगा तो जीएसटी रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। बट अगर आप इसको प्रॉपर वे में जाओगे तो कहाँ पे डिस्प्ले, फिर यहाँ पे देख लो जीएसटी की जो ओ मीन, और यहाँ पे जीएसटीआर 1 2 3 भी जो भी देखनी है। तो हम यहाँ पे आके आज हम सबसे पहले देखेंगे जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 हमने ओपन कर ली। ओपन करने से पहले में असाइनमेंट भी हम अपना ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट था। आप इसमें देखोगे आपकी कितनी सेल थी इसके अंदर, तो आप देखोगे यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, तो 4 सेल थी आपकी। अभी हमने बहुत कम ही सेल चढ़ाई थी जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर पता चले। 4 सेल थी आपकी, चारों की चार यहाँ शो कर रही है ना। पहली चीज तो सबसे पहले आपको ये देखना है, और ये देखना अगर कोई मिसमैच होगा, अगर इसमें कोई गलती है या कोई टैक्स आपने गलत लगा दिया,
या कोई टैक्स प्रॉपर आपका मैच नहीं कर रहा जो आपने जीएसटी रेट डिफाइन करे उनके स्टॉक पे, तो सबसे पहले यहाँ दिखाएगा आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, Needed. कि आपको उन वाउचर्स में करेक्शन करने की जरूरत है जी, वरना क्या होगा आपके गलत रिपोर्ट बन जाएगी। हाँ गलत रिपोर्ट बन जाएगी, और प्लस आप अगर मान लो टैली से ही रिटर्न फाइल कर दो तो आपकी रिटर्न भी गलत चले जाएगी, है ना। यस सर। तो हमें सबसे पहले इसको करेक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले देखो टोटल वाउचर्स यहाँ पता है, इतना क्लियर है आपको कि इनवॉइस हमने कितने चढ़ाए, अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ दिखाएगा। अब बाकी हम इनकी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ देखो सबसे पहले दिखा रहा है टोटल वाउचर्स, तो टोटल वाउचर्स देखोगे 7 दिखा रहा है। 7 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एंट्रीज हमने देखो इसमें कितनी है, 4 सेल की है और 3 परचेज की। तो इसलिए 7 है। अगर इन केस हम इसमें कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जर्नल और भी करके रखेंगे एंट्रीज, तो यहाँ पे दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स इतने हैं, ठीक है। अभी हमने खाली सेल परचेज ही करी इसलिए सेल परचेज के ही काउंट करके शो कर रहा है। फिर आप देखोगे अगला हेड बोलेगा इंक्लूड इन रिटर्न्स। इंक्लूड इन रिटर्न्स मींस क्या है, जो जीएसटीआर 1 के लिए आपके रिटर्न्स को इफेक्ट करते हैं, जो उनकी रिटर्न्स में आप फाइल करोगे डाटा के साथ, वो क्या चीज है आपके, तो वो आपके 4 इनवॉइसेज है जो कि जीएसटीआर 1 के लिए होते हैं, जो कि सारे सेल या आगे जाके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनते हैं आपके, वो चीज भी आपके शो होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, तो आपको यहाँ पे उतने नंबर जितने जनरेट करोगे, अभी हमने खाली सेल के 4 बिल जनरेट करे, तो इसलिए इंक्लूड इन रिटर्न 4 दिखा रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ बोलेगा इंक्लूड इन एचएसएन समरी या आपकी सैक समरी, की कहने का मीन्स क्या, जो हमारे प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है 1 अप्रैल 2021 से जीएसएन सॉरी जो आपकी एचएसएन और सैक कोड मैंडेटरी आपको बताना, अगर आप नहीं बताते तो इस पर 50,000 से ज्यादा की जो आपकी पेनल्टी चार्ज होती है, अगर आप किसी भी इनवॉइस में, क्योंकि आगे जाके जो रिटर्न्स भी फाइल की जाती है आपके एचएसएन वाइज समरी मांगी जाती है, ठीक है। तो यहाँ Yes, पर हमने sir. जितने 4 इनवॉइस बनाए हैं वो देखो 4 के 4 यहाँ शो कर रहा। अगर इनकेस हमारे यहाँ 4 और यहाँ पे 3 दिखा था, इट मीन्स एक इनवॉइस में हमने एचएसएन या सेक की समरी नहीं बताई है, वो कहाँ शो करेगा फिर आपको, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एचएसएन समरी, जो आपको यहाँ दिखा रहा है करेक्शन नीडेड, जो कि अभी 0 है, वहां पे दिखा देगा कि एक इनवॉइस है, तो आप उसको वहीं से जाके आप चेंज भी कर सकते हो ऐसे, बट अभी 0 है तो इसलिए इस पर इंटर नहीं होगा, ठीक है। फिर ये आ जाता है नॉट रेलिवेंट आपका इन दिस रिटर्न, कि नॉट रेलिवेंट आपका, अभी जैसे हमने परचेज सेल रिकॉर्ड करी है तो परचेज जीएसटी 1 को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है। अगर आगे जाके आप इसमें पेमेंट काउंटर रिसिप्ट ऐसे एंट्रीज करते हो तो वो सारी एंट्रीज भी कहाँ दिखाएगा, नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न। और ये आपको पता ही है, अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अब मिसमैच किस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लो आपका टैक्स में डिफरेंस आ गया, या आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत बता दी, या फिर आपने क्या करा, जो आपका यूनिट बना तो पीसीस केजी उनकी यूपीसी कोड नहीं बताई, इस टाइप के एरर आते हैं आपके, जो कि अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा और आगे आपके आएंगे भी, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना, अभी हम खाली रिपोर्ट देख रहे हैं। फिर आपका आ जाता है B2B इनवॉइस। B2B इनवॉइस होते हैं जो आपका एक बिजनेस टू बिजनेस आपको आप इनवॉइस रेज कर रहे हो, जैसे मान लो आप रजिस्टर्ड पार्टी हो और आप सामने वाले रजिस्टर्ड पार्टी को क्या कर रहे हो, इनवॉइस रेज कर रहे हो, तो ये B2B होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉलम है 9 कॉलम, यही आपको क्या होता है GSTR 1 में जब आप ऑनलाइन फाइल करते हो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको मेंशन है। B2C लार्ज आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी क्या है अदर स्टेट के होते हो 2.5 लाख से अबव का बिल होगा, वो आपके B2C लार्ज होते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 2.5 लाख से अबव का इनवॉइस होगा और एक अदर स्टेट होगा, मीन्स क्या, एक दिल्ली। सर हम इस सर जैसे इस पे GSTR 1 जो ये GSTR 1 का है ना, तो इसकी फाइल को हम JSON में निकाल के इसको अपलोड कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो अपलोड। ओके सर। ये भी अभी दिखाऊंगा, आगे जाके कंपनी का हम डाटा लेंगे जिसको हम जेसन बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, और अपलोड करने का वजह से नहीं कि सीधा फाइल कर दो, क्योंकि क्या है कभी कभार अपलोडिंग में इतने इनवॉइसेज होते हैं कि जीएसटी का पोर्टल रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ये टाइम नहीं भी देते तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपनी टैली से और जीएसटी पोर्टल पे कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है उधर, यहाँ टैली और वाला मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि बस हमने जेसन बनाई अपलोड कर दो, क्योंकि जेसन में भी तो बहुत सारा डाटा होगा, जैसा भी तो 4 बिल है, आगे जाके मान लो आपकी कंपनी के 500 बिल कट रहे हैं, तो आप मान लो ऑनलाइन भी फाइल करोगे, 500 बिल चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, तो लोग आपके सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, डाटा रिकॉर्ड करते हैं, उससे जेसन फाइल बनाते हैं और सीधा वहां अपलोड करते हैं, ठीक है। किस सॉफ्टवेयर से?
जैसे टैली से हो गया, बिजी से हो गया, आगे जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके, मार्ग, तेज, गति, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके मार्केट में, बट जो आपके चलते हैं वो ज्यादातर चलते हैं कौन से, टैली एंड बिजी। बाकी अगर आप चाहते हो अपना ईआरपी फिर आप अपना क्रिएट करवाते हो, ठीक है। यस सर। फिर आपका B2C स्मॉल, B2C स्मॉल मीन्स होता है जो आपका 2.5 लाख से कम का इनवॉइस रहेगा, चाहे आपका विद इन स्टेट हो चाहे अदर स्टेट हो, वो आपके सारे यहाँ शो करेगा। फिर आपका क्रेडिट नोट, और साथ में देखो क्या लिखा है, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पार्टी। तो डेबिट क्रेडिट नोट आप कौन बताएगा मेरे को कि डेबिट और क्रेडिट दोनों क्यों दे रखा है स्लैश में? क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट नोट पढ़ चुके हैं और आपको पता होना चाहिए और ये कि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्यों दिया हुआ है। आई थिंक ये नेट ऑफ करते हैं इसलिए। हाँ जी, कि जैसे कि आगे मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो कि हमने करे थे, जब से आपके प्राइस एक्सेस हो जाए या आपके बिलो रह जाए, जैसे आपने सेल करी और उसके प्राइस क्या थे, कम लगा के भेज दिए, तो उस केस में हम क्रेडिट नोट नहीं डेबिट नोट इशू कर देते हैं। तो वो भी आपके सारे यहीं पे आएंगे। रजिस्टर्ड पार्टी को करे तो यहाँ पे, अनरजिस्टर्ड को करे तो यहाँ पे, ठीक है। ये होता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस मीन्स कौन से, जो कि आप आउट ऑफ इंडिया, जैसे मान लो आप बाहर कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, विथ एलयूटी, विदाउट एलयूटी, ठीक है। विथ एलयूटी मीन्स क्या है कि आपको ज्यादा कंप्लाइंसेस नहीं करने की, गवर्नमेंट बोलेगी कि आप फॉरेन में सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक आपको एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं इसे, कि आप उसके थ्रू करो जिससे कि आपको कंप्लाइंसेस कम आएंगे। अगर आप विदाउट एलयूटी करते हो तो आपको कंप्लाइंसेस सारे देखने होंगे, जिसमें आपको टैक्सेशन भी चार्ज करना है सामने वाली पार्टी से, वो टैक्स जमा भी कराना है। बट इस केस अगर एलयूटी के साथ करते हो तो आप टैक्स चार्ज नहीं करोगे, और आपने जो परचेज पे टैक्स दिया होगा उसका सारा रिफंड मिल जाता है आपको, ठीक है। कि आप सोचो कि मैंने परचेज पे तो टैक्स दिया, बट जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वहां तो मैंने टैक्स चार्ज ही नहीं किया, तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हम उस केस में आपको उसका रिफंड करा देंगे जो भी इनपुट रहेगा। एक वही केस है जिसमें आपका इनपुट रिफंड होता है, और वो भी इन काइंड ऑफ बैंक के थ्रू, मतलब मिलेगा आपको, कैश में नहीं मिलेगा, हमेशा सारी चीज जो भी होगी बैंक में ही आएगी आपकी। फिर आपका आ जाता है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, ये खाली पहले आपका गुड्स एंड सर्विस दोनों पे था, बट अब से क्या कर दिया, इसे खाली सर्विस पे अप्लीकेबल है। कि जैसे मान लो कि आज मैं किसी के पास गया, मैंने कहा आपकी सर्विस मेरे को 6 महीने के लिए चाहिए, तो कहता मैं 6 महीने के लिए सर्विस तो दूंगा, बट मेरे को पहले कुछ एडवांस हर महीने दोगे और लास्ट में मैं एक इनवॉइस रेस कर दूंगा आपके 6ठे महीने में, तो आपकी वो लाइबिलिटी यहाँ शो करती है अगर आप उस बेसिस पर आप रिसिप्ट करते हो तो। और ये है आपका एडजस्टेड ऑफ एडवांस, की जैसे मान लो मैंने कहा था 6 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, बट मैं हर महीने एडवांस दूंगा और लास्ट 6ठे महीने में आप इनवॉइस रेस कर दोगे, तो इस केस में जितना भी एडवांस लिया उस पर जितना मैंने टैक्स दिया होगा वो सारा उस महीने जाके वो एडजस्ट होगा, तो उस चीज यहाँ शो करता है आपको। और नील रेटेड आपको पता है, नील रेटेड जितनी भी सेल होगी एग्जेम्प्टेड, वो आपको ना इस वाले कॉलम में आपको दिखाएगा, 9 कॉलम जो नील रेटेड इनवॉइस से रिलेटेड है। और ये होती है आपकी HSN समरी, कि जो जो प्रोडक्ट में आपने HSN बता रखे हैं वो। और ये होती है एक डॉक्यूमेंट समरी। डॉक्यूमेंट समरी मीन्स क्या, कि आपके टैली के अंदर कि कितने आपकी इनवॉइस जो आपके इशू है तो किस सीरियल नंबर से हैं, कितने टोटल ऑफ नंबर इनवॉइस इशू हैं और कितने कैंसिल हो रखे हैं। तब यहाँ देखोगे कि आपके जो सीरीज है 37 से 40 का है, और प्लस टोटल इनवॉइस कितने जनरेट हुए हैं, 4 हुए हैं, कोई कैंसिल नहीं है, और नेट इशू भी आपके 4 है, ठीक है। यस तो ये रिपोर्ट क्लियर आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो GSTR1 देखो आपको ये सारी चीजें शो करता है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे जाके इसमें मिसमैच भी आपको दिखाऊंगा कैसे आप रिजोल्व करोगे। अब आ जाते हैं GSTR2 से पहले 1 पे रहते, कुछ शॉर्टकट कीज भी लिख लो जल्दी से। अभी आप व्यू कर रहे हो एज ए रिटर्न फॉर्मेट में, अगर आपको इसको क्या करना है, एक समरी के अकॉर्डिंग व्यू करनी है, तो आपको यहाँ F5 करना है, ठीक है। हाँ जी, ये शॉर्टकट लिख लो। अगर आपको क्या करना है, ये होता है रिटर्न व्यू। अगर आपको एज ए समरी में देखना है कि मेरे पास टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल टैक्स कितना है, IGST CGST कितना है, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे IC कुछ नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ उसको अनेबल करने के लिए बस खाली आपको क्या करना है, सबसे पहले F12 करोगे तो इस ऑप्शन को यस कर दोगे। यस करते ही और कुछ नहीं, तो देखो आपको यहाँ शो कर देगा टोटल अमाउंट इतना है, जिसमें IGST का इतना टैक्स है, सेंट्रल स्टेट और टोटल टैक्स इतना बना, और टोटल इनवॉइस वैल्यू ये है। ये तो हो गया रिटर्न में ही। अब आपने कहा कि मेरे को इसको क्या करना है, व्यू एज ए समरी, तो अब बस खाली आप इसको F5 कर देना, ये समरी भी दिखा देगा
कि एग्रीगेट टैक्सेबल अमाउंट कितना है, इंटीग्रेटेड टैक्स उसमें कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, और फिर सेस अगर होगा तो वो, वरना फिर टोटल टैक्स अमाउंट। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ जी। यस यस सर। सर। यस सर। क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो अब इन केस पता है जीएसटी में ज्यादातर क्या होता है, जीएसटी में ज्यादातर ये होता है कि मान लो आपने 4 सेल करी, अब 4 सेल करी तो आपके 2 फॉर्म होते हैं रिटर्न के, आप क्या करो जी, मंथली भरो या क्वार्टरली। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मंथली वाला ही लेके चल रहे हैं कि हमने कहा मंथली बेसिस पे है। तो मंथली बेसिस में क्या होता है कि आपका मान लो 4 पार्टी से आपने सेल करी, अब कोई पार्टी आपको पेमेंट इस मंथ नहीं दे रही है, तो लोग पता है क्या करते हैं, उसका इनवॉइस इस मंथ नहीं दिखाते हैं। कि कहने का मीन्स क्या, 4 बिल है, आपने रिटर्न फाइल करते टाइम आपने 3 ही इनवॉइस दिखाए। क्यों? क्योंकि चौथी पार्टी ने आपको पेमेंट दी ही नहीं। तो आप अपनी जेब से टैक्स नहीं भरना चाहते या सामने वाले को उसका इनपुट नहीं देना चाहते, तो लोग ऐसा करते हैं। ये बिजनेस का फैक्ट है जी, ठीक है, बिजनेस में फैक्ट है कि लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाली सी पार्टी से पेमेंट निकलवाने के लिए। अगर नहीं करते तो उसका इनवॉइस नहीं दिखाते, जिससे उनके जीएसटीआर सामने वाले के 2 में शो नहीं करेगा। समझ रहे हो वाला पॉइंट क्या बता रहा हूँ मैं यस आपको? यस सर। यस तो उस सर। केस में क्या होता है कि आपको टैली ने एक ऑप्शन दे रखा है। जैसे मान लो अब आपने बोला अप्रैल की रिटर्न चली गई, अब आ गए आप मई में, बट आप देखना चाहते हो मैंने अप्रैल में कोई बिल स्किप मतलब मिस कर दिया था, उसको मतलब छोड़ दिया था। अब टैली में तो कहीं ऐसा लिखा हुआ आएगा नहीं कि ये वाला बिल आपने अप्रैल की रिटर्न में शो नहीं, नॉट शो या नहीं शो कर रखी, ऐसा कुछ मेंशन आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा ना। तो हम सबसे पहले इसको चलते हैं रिटर्न व्यू में। उसके बाद आपको क्या करना है, बस कंट्रोल एच करना है। तो कंट्रोल एच में करोगे तो यहाँ देखोगे स्टेटस रिकंसिलेशन, समझ रहे हो कि यहीं पे रह के आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल एच करना है और यहाँ पे स्टेटस रिकंसिलेशन आएगा। आप इसको एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये हर मंथ के एंड में करोगे आप तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस आगे भी दिखाऊंगा। यहाँ देख रहे हो अपलोडेड है, रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड, नॉट रिकनसाइल, ऐसे करके दिखाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन इनवॉइस में बस एंटर करना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टू बी अपलोडेड नॉट रिकनसाइल। कहने का मीन्स क्या, ये जितने मेरे इनवॉइस है, अब मान लो ये जो ये वाला इनवॉइस है B2C, ये तो मेरे को दिखाई देना है कोई, क्योंकि क्या है कस्टमर का बिल है। तो आपको इसका स्टेटस कैसे ठीक करना है, मतलब इसको चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट रखना है, इसको ऑल्ट एस करोगे तो इससे क्या रहेगा, आप बता दोगे हाँ ये मैंने अपलोड कर दिया और वेरीफाई कर दिया इसे। फिर मैंने कहा ये वाली पार्टी ने मेरे को पेमेंट नहीं दी और मैं इसका बिल इस बारी मिस कर रहा हूँ, अगर आगे देता तो मैं मई वाली रिटर्न में शो करा दूंगा जिससे इसको इनपुट मिल जाए। तो आप क्या करोगे, इसे आप क्या करना, ऑल टेस्ट करना और बोलना जी अभी इसको मैंने क्या कर रखा है, अब अपलोडेड नहीं है, टू बी अपलोडेड छोड़ दो और नॉट रिकनसाइल ही रहने दो इसका स्टेटस, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस पे आओ, इस पे ऑल टेस्ट करो और यहाँ आप दिखा अपलोडेड, रिकनसाइल किए, वेरीफाई, और इसको आके फिर इस वाले पे आप आओ, ऑल टेस्ट, अपलोडेड, रिकनसाइल। अब इससे क्या बेनिफिट है कि कभी भी आप जब अप्रैल का बिल आपको याद आए, मतलब आपको पता है कि अप्रैल में मैंने एक बिल छोड़ा था, तो आप जैसे मान लो यहाँ बाहर से आप आए कहाँ पे, आप आए जी जीएसटी की रिपोर्ट्स में, फिर आप आए जीएसटीआर 1 में, आपने करा ऑल्ट F2 करके, मान लो मई का मंथ था, आपने अप्रैल का ये खोला और यहाँ पे आके आप देखते हो मैंने एक बिल मिस किया था, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा, वो कंट्रोल एच करोगे, स्टेटस रिकंसिलेशन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा नॉट रिकनसाइल, कि हमने ये वाला बिल जो आपका नॉट रिकनसाइल है, ये वाला बिल अब मैंने दिखा दिया मई में, तो इसको ऑल्ट टेस्ट करूंगा और इसको भी अपलोडेड और रिकनसाइल। ठीक है, तो ये आजकल बहुत चलता है इन बिजनेस में, बट कोई प्रॉपर इसका रिकॉर्ड नहीं रख पाता कि कौन सा बिल मिस हुआ। जब भी तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आपकी एनुअल रिटर्न ये सारी चीज आपको दी है कि इनकेस कभी ऐसा होता है तो आप उसमें ठीक करो, बट आपको टैली इतना अच्छा ऑप्शन दे रहा, कोई इसका यूज नहीं करता वैसे, सच बताऊं तो। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है जो ऐसा मेरे फ्रेंड सर्कल है या स्टूडेंट भी है, वो भी इनका यूज नहीं करते, जो कि आपको आगे जाके जीएसटी के रिकंसिलेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर इनकेस कोई बिल आप अपनी पार्टी का मिस करते हो तो उसको भी रिकॉर्ड रखने में आपको हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट समझे आप लोग या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हाँ जी बताइए, विकास जी, शुभम जी, ऋतिक ने बता दिया, राहुल जी, पुरुषोत्तम, प्रकाश। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मतलब समझ में आ गया ना पॉइंट का, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि आगे जाके मान लो आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट रहोगे और उसमें ये होता है, फैक्ट की बात है कि आपको क्या करना होगा
कि ऐसे कभी ना कभी किसी पार्टी का इनवॉइस मिस कराना होगा या आपका ऑनर ही बोलेगा नहीं इस बार मत दिखाओ रिटर्न में, अगली बार अपने सीए को या जो भी रिटर्न फाइल करता होगा उसको तब दिखाना। तो आपकी जिम्मेदारी है इसको याद रखना, क्योंकि क्या होगा, ऑनर आएगा बोलेगा मैंने आपको बोला था, आप बोलोगे सर अच्छा, फिर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा। तो ये सारी चीज आप टैली से ही कर सकते हो सारी चीजें। तो यहाँ तक क्लियर? यस Yes, सर। sir. अगर आपको टैली से ही जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है तो एक तो तरीका है कि जेसन बना लो, जो कि अभी हम आगे करेंगे, और दूसरा तरीका होता है एपीआई यूजर। ठीक है, एपीआई यूजर मीन्स क्या कि आपके जो पोर्टल में होगा, पोर्टल में जाके आप क्या करोगे, आप बता दोगे एपीआई यूजर्स क्रिएट कराना पड़ता है आपको, जो कि आपको टैली सॉल्यूशन से बोलोगे वो क्रिएट करके दे देंगे, तो उसके चार्जेस लेते हैं वैसे। क्योंकि क्या होगा उससे ये ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, जैसे मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ ओपन जीएसटी पोर्टल ऑल्ट वी से, तो मैं ऑल्ट वी करूंगा तो यहाँ पोर्टल आ जाएगा बट लॉगिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपीआई यूजर इसका क्रिएटेड नहीं है। अगर जिसका क्रिएटेड होता तो इसमें लॉगिन बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लॉगिन होगा और रिटर्न्स में चला जाएगा वो। ठीक है, बट ये फैसिलिटी हमें एडिशनल लेनी पड़ती है। फिर आगे जाके जैसा भी हम जीएसटी के एडजस्टमेंट करेंगे उसकी भी शॉर्टकट की देखो यहाँ दे रहा है, ऑल्ट जीएस है। जैसे मान लो आपको पता चल गया अब मैं यहीं से एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बट अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे प्रॉपरली बताऊंगा मैं आपको। बस ये कुछ शॉर्टकट थे जो आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि आपने देख लिया। ठीक है, अब ऐसे ही चलते हैं हम परचेज पे। अब हम परचेज पे जब आएंगे तो परचेज में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सिंपल सा रहेगा आपका। इसमें कोई आपको रिटर्न और वैसे फॉर्मेट नहीं देखना होता। आप यहाँ पर देखोगे टोटल वाउचर्स वही सारी चीज दिखाएगा, 7 है, इसके लिए इंक्लूड 3 रिटर्न है, मतलब 3 इनवॉइस है, और बाकी इसके लिए नॉट रेलिवेंट है, और बाकी यहाँ पे इनवॉइस रेडी है फॉर रिटर्न के लिए, मतलब कोई मिसमैच नहीं है। यहाँ पे भी देखो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एचएसएन समरी कोई नहीं है, सारी करेक्ट है। और यहाँ पे सारे V2B इनवॉइसेस आपको दिखा रहा है, अगर कोई क्रेडिट डेबिट नोट होगा तो यहाँ दिखाएगा। और ये आपको कह रहा है कि टू बी अपलोडेड मीन्स क्या, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। तो इसको हमें स्टेटस देखना होता है, क्योंकि आपको कभी भी बता दूं GSTR 2 की रिटर्न फाइल नहीं करनी होती, क्योंकि जैसे आप GSTR 1 अगर आप फाइल करते हो तो सामने वाले की वो परचेज होती है तो उसके पोर्टल पे वो ऑटोमेटिक शो करती है। तो हमें क्या करना होता है, GSTR 2 को रिकंसिलेशन जरूर करना होता है। अब रिकंसिलेशन कैसे, अब जैसे GSTR 1 में हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी पार्टी के इनवॉइस दिखा रहे थे, कभी नहीं दिखा रहे थे जो पेमेंट नहीं दे रहा। सेम एज इट इज मान लो जो सामने बैठा हुआ पर्सन है, अब जैसे मान लो आप हो, आपने बोला मैंने परचेज करी उस पार्टी से, और उस पार्टी ने मेरे को इनवॉइस उस मंथ दिखाया या नहीं दिखाया, वो चीज मैं GSTR 2 में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कि जैसे मैंने कहा कि उस पर्सन ने क्या करा, मैंने उसको पेमेंट देने में डिले किया, उसने अप्रैल के मंथ में इसका मतलब इनवॉइस शो नहीं किया, तो मैं आईटी से अगर उसका ले लूंगा तो गवर्नमेंट उस पर पेनल्टी लगवाती है। तो आप क्या करोगे, आप भी उस इनवॉइस का आईटीसी नहीं लोगे, आप क्या करोगे जितने शो होंगे उसी का आईटीसी लोगे। तो उसके लिए भी टैली ने क्या बोला, आप क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो F5 स्टेटस वाइज व्यू, आप यहाँ पे Yes, sir. आओगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितने आपने एक्सेप्ट करे कितने रिजेक्ट करे। तो इसको भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बोला अवेलेबल बुक इन कितने 3 है, बट आपने बोला कि जो मेरा जीएसटी का पोर्टल है वहां तो खाली 2 ही इनवॉइस दिखा रहा है ना, क्योंकि आजकल आईटीसी क्लेम करने पे बहुत सारी चीजें आपकी गवर्नमेंट ने करी है, जो कि गौरव सर आपको बताएंगे GSTR 2A और GSTR 2B का कंक्लूजन वहाँ पे। बट मैं आपको टैली पे बताता हूँ कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। कि जैसे मान लो अब मैंने 3 परचेज करी थी, मैंने एक पार्टी को पेमेंट नहीं करी, तो 2 पार्टी ने तो मेरी इनवॉइस दिखा दिए बट एक ने नहीं दिखाया। बट मैं अपनी बुक में आया देखने तो मेरे को तो पता चल रहा है भाई मेरे 3 इनवॉइस है, जिसके अकॉर्डिंग मेरा आईटीसी कितना 19870 का। और सामने वाली पार्टी ने क्या करा, मान लो इसमें से 2 इनवॉइस का दिखाया, एक का नहीं दिखाया हुआ। तो मैंने कहा जी अब मैं क्या करूं कि जिससे मेरे को पता रहे कि हाँ इस पार्टी का मैं आईटीसी नहीं लेता हूँ, बाकी 2 का ले लेता हूँ। अगर मैं तीसरे का भी लेता हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट फिर पेनल्टी लगाती है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने आपका टैक्स जमा नहीं कराया और आप आईटीसी ले रहे हो। तो इस केस को आप टैली से रिजॉल्व कर सकते हो कि आप क्या करोगे, यहीं पे आके F5 करोगे तो आपको पता चल जाएगा अवेलेबल ओनली इन बुक कितने 3 है। बट मेरे को पता चल गया जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद पता चलेगा, अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बट आप उस समय क्या करना, लॉगिन करना। लॉगिन में आप देखना GSTR 2A देखा जाता है आपके पोर्टल पे, तो वहां पे क्या शो करेगा आपको, जितने इनवॉइसेस आपके अपलोडेड होंगे सामने वाली पार्टी जो आपके सप्लायर के थ्रू। तो आपने बोला नहीं वहां तो 2 ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एंटर करना, तो यहाँ पे इसका स्टेटस आएगा, देख रहे हो नोट ये कुछ आप देना चाहते हो इसका स्टेटस, तो बस वही सेलेक्टेड है, ऑल्ट एस करना। आपने कहा ये वाला तो क्या है, एक्सेप्ट कर दिया जी, मतलब सामने वाली पार्टी ने चढ़ा दिया इसे, तो इसको सेव कर दिया।
फिर आपने करा इसको भी ऑल टेस्ट, तो आपने कहा नहीं जी ये क्या है अभी पेंडिंग में, क्योंकि इस पार्टी ने मेरा इनवॉइस नहीं दिखाया, फिर इस पार्टी ने भी मेरे को दिखा दिया, तो ये एक्सेप्टेड है। ये जैसे ही कर दोगे यहाँ से सारे इनवॉइस हट के कहाँ आ जाएंगे, स्टेटस अपडेट में। यहाँ बोल रहा है 2 इनवॉइस आपके अपडेटेड है और एक आपका भी पेंडिंग है। तो इस केस आपको पता चलेगा पेंडिंग किस पार्टी का रह रहा है, तो मैं इस पार्टी का जितना इनपुट है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि टोटल वैल्यू आप इस पर इंटर करना तो आपको दिखा देगा 64,680 का, मेरे को इतना इनपुट क्लेम नहीं करना अपने रिटर्न में। तो इस टाइप से आप इसको मेंटेन कर सकते हो यहाँ टैली में। क्लियर ये पॉइंट भी आपका? एक तो था आपको दिखाना कैसे अपने बिल की डिटेल, और एक आपका क्या है अपना इनपुट कैसे क्लेम करना है। हाँ जी, तो ये पॉइंट भी क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 3B पे। अब 3B में हम आएंगे, 3B में हम ऑल्ट F1 करेंगे, ये प्रॉपर पूरा दिखाएगा हमें, क्योंकि हमें कितना इनपुट लेना है कितना क्या है पूरा एग्रीगेट। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ये होता है रिटर्न फॉर्मेट, क्योंकि आप देखोगे 3B का तो आपको 3.1, 3.2, 4 और यहाँ पे दिखाता है फिर आपका लास्ट 5.1, ऐसे करके 4 कॉलम दिखाता है और वो शायद शो करेगा। बट मैंने कहा जी नहीं, मेरे को क्या देखना है एज ए व्यू, तो F5 करोगे तो यहाँ पे ये F12 करोगे, इन ऑप्शन को यस करोगे तो ये सारी चीज एज समरी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगर आप रिटर्न फॉर्मेट देखना चाहते हो F5, ठीक है। फिर एक कंट्रोल H करते हैं तो नेचर वाइज आपको दिखाएगा कि कैसे कैसे नेचर वाइज है, जिससे कि आप एनालाइज कर पाओगे कि कितना ITC कितना आपका शो कर रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट थी GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3B की, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं इसमें, देखो ई वे बिल अभी हम नहीं देखेंगे, चलान रिकंसिलेशन होता है आपका, जैसे जो मैंने टैक्स पे करा उसको रिकंसिलेशन करना। तभी मैंने कोई चलान बनाया नहीं, मतलब कोई पेमेंट के दिखाई नहीं उतनी की टैक्स की, तो यहाँ शो नहीं करेगा। फिर आप आओगे एनुअल रिटर्न का, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहता है आपको कि ये कितना इंटीग्रेटेड टैक्स आया कितना, ये तो ये कैलकुलेशन दे रहा है। जब आप एनुअल फाइल करते हो तो आप मतलब देख सको कि टैली में कितना क्रिएट हो चुका है और आपने एक्चुअल कितना बनाया है जो आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो। फिर आप देखोगे यहाँ पे जीएसटी रेट सेटअप। अब जीएसटी रेट सेटअप मीन्स क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो जीएसटी की काउंसलिंग की मीटिंग होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अपडेट्स आते हैं और साथ के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके रेट्स क्या होते हैं 18 से 12 पे आ गए या 28 के 18 पे आ गए। अब आपके क्या करते हैं जी, आपका ओनर कहता है कि भाई मेरे को ना अपने प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट निकाल के दे दो और उस पर टैक्स क्या लग रहा है वो निकाल के दे दो। तो आप निकाल के दे पाओगे? अगर मैं ही आपसे बोलूं कि जो हमने काम किया है जितने उसमें प्रोडक्ट है उसमें क्या रेट लग रहे हैं और उसका क्या डिटेल है वो मेरे को सारे के सारे निकाल के दो, तो आप कैसे निकाल के दोगे? हाँ जी, हेलो, नहीं पता सर। नहीं पता? देखो कुछ हाँ ना तो बोलो, ऐसे साइलेंट बैठ जाओगे जैसे शुभम जी ने बोला नहीं पता। मतलब बाकी नहीं बताएंगे कि पता ही नहीं, ये पता उन्हें। एक का मैसेज आया है, बोल रहे जी फिर से बताना सर। इसमें मैंने कहा कि आपकी जैसे जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग हुई और उसमें क्या डिसाइड हुआ कि 28 वाले प्रोडक्ट 18 पे कर दिए गए उनके जीएसटी रेट, ठीक है। तो आपका ओनर आया, उसने ये अपडेट सुना, वो भी आता है अपनी कंपनी में, बोलता है जो जो 28 वाले हैं या जो भी टैक्स रेट हमारे गुड्स पे लग रहे हैं वो सारे उनके रेट वाइज मेरे को सारे स्टॉक चाहिए। तो आप कैसे उनको ये रिपोर्ट दोगे? हाँ जी बताइए, विकास जी कहाँ हैं? नहीं पता, अच्छा। विकास, रजनीश, राहुल जी, पुरुषोत्तम, प्रकाश, प्रकाश जी कहाँ रह गए? यस सर। हाँ जी जल्दी बताओ ना। नहीं पता। नहीं पता? तो देखो सबसे पहली चीज मैंने वही ओपन कर रखा आपका जीएसटी रेट सेटअप, ठीक है।
अगर आप इसको क्या करोगे, जैसे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं जाता हूँ ऑल्टर पे और यहाँ आता हूँ स्टॉक पे, एक एक स्टॉक को ऐसे निकालता हूँ और उसको यस करता हूँ, यहाँ देखता हूँ और उसको फिर एक्सेल में लिखते हुए चलता हूँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी तो जैसे 4-5 आइटम है या 10 आइटम है या 20 है, आप कोई जो स्टॉक बहुत मतलब जिसका बहुत ज्यादा हो, 500 स्टॉक हो, अब वो बंदा कैसे निकालेगा? तो उसके लिए टैली ने बहुत सिंपल सा ऑप्शन दे रखा है, आपको कहाँ जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स पे, और यहाँ जाना है जीएसटी रेट सेटअप। तो यहाँ देखो सारी डिटेल आपको शो कर देगा कि आपके जितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उस पर क्या है, पैनासोनिक पे 28 है, इस पे 28 है, इस पे 28 है, ऐसे करके आपको शो करता रहेगा जितने भी प्रोडक्ट है आपके। और यहीं से आप क्या कर सकते हो, उनके रेट चेंजेस अभी आगे बताऊंगा, अभी यहाँ से नहीं बता रहा, वरना क्या होगा, आप लोग सोचोगे कि यहीं से कर दोगे, वो आपको आगे दिखाऊंगा कि रेट कैसे चेंजेस करना है। तो यहाँ से आप पूरी एक लिस्ट निकाल सकते हो उसको, ठीक है। हाँ जी, अब तो पता चल गया ना आप लोगों को यस सर। कि आपको रेट लिस्ट कहाँ से अपने स्टॉक की एग्रीगेट साथ में मिल जाएगी, वरना क्या होगा आगे जाके ऐसे अपडेट गवर्नमेंट बहुत लाएगी और आप ऐसे बहुत छोटे से काम को एक बड़े तरीके से आप टैली प्राइम पे कर लो, जो कि आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर ही रहा है आपका टैली। ये होता है कि मैप आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपका यूपीसी कोड, आप यहाँ आओगे तो जितने आपके दिखा रखे थे कि आप F8 करना शो ऑल, तो यहाँ दिखा देगा आपका। अगर इनकेस कभी नहीं दिखाता है तो पीसीस का हमारा है, क्योंकि हमारी यूनिट पीसीस यूज चल रही है ना। फिर आप आ जाओगे अपडेट पार्टी जीएसटी नंबर, जैसे किसी पार्टी का अपडेट करना, पार्टी जीएसटी नंबर अपडेट हो गया तो आप उसको यहाँ आके डेटर्स है तो यहाँ सेंड डेटर्स करके डिजिटल ऐसे करके आप अपडेट कर सकते हो, बट कोई अपडेट की भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको इसके। तो ये सारी रिपोर्ट थी जो जीएसटी की सबसे पहले आपको आनी चाहिए थी। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? फिर अब चलते हैं आज जीएसटी के रूल पे। क्लियर सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी यहाँ पे जो जीएसटी का हमारा रूल है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पता है कि जो जीएसटी को आप जैसे निकालते हो तो सबसे पहला रूल बोला जाता है आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू जीएसटी पेबल, है ना। यस सर। बट वो एक नॉर्मल वे में बोला जाता है, हाँ जितना सेल पाया उतना लेस कर दो, जितना परचेज पे पे कर दिया है। बट अब हमारी सेल ही परचेज क्या हो रही है, कुछ इंटर हो रही है, कुछ इंट्रा हो रही है, कुछ एक्सपोर्ट की भी हो रही है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास कोई आउटपुट एक्चुअल एक सेम चीज का होगा नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आपके रूल बनाए। रूल क्या बनाया, सबसे पहला कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको आईजीएसटी देखना है, कुछ नहीं देखना। सबसे पहले आप देखोगे आईजीएसटी। याद रखना, सबसे पहले हमें आईजीएसटी से मतलब होगा, आपकी कंपनी में कुछ भी चीज आ रहा है, मतलब जो भी टैक्स आ रहे हैं, तीनों या चारों जो भी है, उसमें हम सबसे पहले आईजीएसटी को देखेंगे। अब आईजीएसटी को देखने का तरीका क्या है, तो पहला रूल पढ़ते हैं कि आउटपुट आईजीएसटी को सबसे पहले लेस करना किसको, इनपुट आईजीएसटी से। यस सर। अब मान लो कि मेरे पास जो ये है मेरे पास 10,000, ठीक है, लेस कर देते हैं, ये है मेरे पास 5,000, तो कितना बच गया इसमें, 5,000। 5,000। ये क्या है, ओटी है आपका, मतलब आउटपुट है। ये इसको आप बोल सकते हो स्लैश करके आईजीएसटी पेबल है, पेबल। ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसा होता है तो आपको आईजीएसटी को यहीं खत्म, कुछ नहीं करना है इसके आगे। यहां तक क्लियर सबको कि अगर इनकेस ये सिचुएशन मिलती है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता चल गया इतना आईजीएसटी पेबल है, हमें 5,000 आईजीएसटी में पे करा देना है। कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड जो आपकी ये वाली पोजीशन है। अगर इन केस क्या होता है कि जो आपके पास इसमें आउटपुट कितना है, ये तो है 10,000, अब माइनस कर दो इसमें से, ये है कितना 25, तो क्या बच गया आपके पास, इनपुट। हाँ जी। तो इसको हम माइनस ना लिख के हम लिखते हैं यहाँ पे 15,000 हमारा आईजीएसटी का इनपुट है जी। तो हमें अब इससे आगे नहीं जाना, पहले जैसे अभी यहाँ तो आउटपुट आ रहा था तो हमें यहीं पे खत्म करके आगे चले जाते हैं हम सी के ऊपर जो यहाँ था।
बट हमने बोला जी नहीं, अभी हमारे पास क्या बच रहा है, सेकंड जो हमारी सिचुएशन है ये कि इस केस में हमारे पास 15,000 IGST बच गया जो कि हम पे कर चुके हैं। तो पे कर चुके हैं तो हमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तो चाहेंगे ना हम जितना पे कर चुके सारा एडजस्ट हो जाए हमारा। यस सर। अगर एडजस्ट नहीं होगा तो टैक्स हमारा ज्यादा बन जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हम आपका ऐसा नहीं होने देंगे, सारा जो चीज है सब एडजस्ट करने देंगे। तो आपको दो सिचुएशन दी आपकी गवर्नमेंट ने दो सिचुएशन क्या दी, एक दे केस फर्स्ट और एक दे केस सेकंड। गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करो, जो ये आपका IGST 15,000 है इसको आप क्या करो, या तो इक्वल डिवाइड कर दो C और S में। मीन्स कितना कितना आपका 7 7,500। कि जो आपका यहाँ पे है, अगर मैं इधर आऊं तो 750 इसमें और 750 इसमें, आप ये इक्वल कर दो। या अगर आप इक्वल नहीं करना चाहते तो सेकंड केस आपकी गवर्नमेंट ने बोला कि आप सबसे पहले क्या करो, सारा का सारा C से खत्म कर दो। C के किससे, आउटपुट से। अगर उसके बाद भी ये बच जाता है, अब जैसे मान लो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि जो CGST है हमारा, हमने बोला इसमें 5,000 है और SGST है, सॉरी 10 लेते हैं, ये 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड करते हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएंगे ये, और कितना आ जाएगा आपका 2.5 की 2,500। अगर इसमें से भी आप लेस करोगे तो कितने की लायबिलिटी आ गई, 2.5 की। ये कहने का मीन्स मेरे को 5,000 की लायबिलिटी बनेगी C और S में। बट मैंने कहा इसका हम सेकंड केस ऑप्शन यूज करते हैं। मैंने कहा इस 10 में से क्या करते हैं, मैं सबसे पहले 10,000 में से कितना है मेरे पास I, 15 है, तो मैंने कहा मैं इसमें से क्या करता हूँ, वैसे अभी भी बनेगी तो 5 की इक्वली, कोई बात नहीं देख लेते हैं कि मैं 10 तो इसमें से लेस कर दूं, फिर बचा हुआ क्या है 5,000। बचा हुआ मैं 5 इसके 10 में से खत्म कर दूं, लेस कर दूं कितना 5,000। तो ये 5 की लायबिलिटी आ रही है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम बोल देते हैं किसका चेंज, हम करते हैं इसे, या हम कर देते हैं इसे 5 और इसको हम 20 करते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं 12। तो इसमें से लेस होगा तो आपको पता चल जाएगा 12 में से, तो कितने बच गए इसमें 7,000 और इसमें भी आपका 7,000। ये तो बन गई 14,000 की लायबिलिटी। अगर मैं इसको बोलूं कि मैंने क्या करना है, CGST का जो आउटपुट है उसमें से सबसे पहले मैं I को C से ही खत्म कर दूं, तो ये मान लो ये कितना था 12, इसमें मैंने 10 का 10 पूरा खत्म करा दिया, और इसमें तो फिर कुछ बचा ही नहीं है ना, इसमें कुछ बचा आपका, जैसा कैसे हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 10 गया तो कितना बच गया इसमें 2,000। ये वाला एग्जाम्पल इसमें ना बन नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल आपका, कि जो आपका इस केस में क्या होगा कि जिसमें आपकी ना इस केस में लायबिलिटी ज्यादा बनती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाला केस, क्योंकि इसमें सर अमाउंट, क्योंकि हम उसमें CGST वाला भी यूज करते हैं, CGST और SGST के अमाउंट्स तब बनते हैं शायद। हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ, वो केसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, बट मैं सोच रहा था यहाँ आपको समझा दूं, बट वो जो वैल्यूज मैं ले रहा हूँ वो सब में क्या हो रहा है, सेम लायबिलिटी बन रही है दोनों में। ठीक है, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे भी 14 की, यहाँ पे भी 14 की बन रही है, बट ऐसा नहीं होगा अगर इनकेस आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, इसमें ये वाला केस देखो, जो थर्ड वाला केस है ना,
अरे अच्छा भाई एंटर हो के नीचे। हाँ जी, अब इसमें देखो, अब ये वाला केस देखो। हाँ जी, सबको दिख रहा है ये आपको? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो अब सबसे पहले हम IGST करते हैं। देखो अब IGST का क्या रूल था जी, कि सबसे पहले जो आउटपुट है, तो इसका आउटपुट कितना है 10,000 और इनपुट 18। तो मैंने कहा मैं 10,000 माइनस 18,000 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 8,000 का इनपुट आ गया। फिर मैंने कहा इनपुट आ गया तो मेरे को अभी आई को ही पूरा खत्म करना, तो मैंने बताया था केस था, तो केस फर्स्ट लेते हैं हम। तो इसमें आप देखोगे कि मैंने बोला 8,000 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वल डिवाइड कर दे रहा हूँ। CGST में कितना 4,000 और SGST में 4,000। ओ GST रह जा रहा है, ठीक है, इसमें भी आपका 4,000। अब ये हो गया। अब मैंने कहा इसका जो आउटपुट था इन दोनों का, क्योंकि मेरा इनपुट अभी अवेलेबल है, जब तक ये इनपुट खत्म नहीं होगा मेरे को इसको नहीं छोड़ना, अगर आउटपुट आता तो इग्नोर। तो मैंने कहा इसके आउटपुट कितने हैं, हाँ जी आउटपुट दिख रहा है ना आपको, कितना है 10,000। तो मैंने कहा अगर मैं C के 10,000 में से लेस कर दूं 4,000, कितना बचा 6। फिर मैंने कहा इसमें से भी क्या करूं जी, आपका जो 10,000 था, तो कितना बच गया जी, ये भी 6,000। तो ये तो बच गया अब आउटपुट दोनों के। अब इसके भी इनपुट पड़े हैं आपके पास, है ना। अब मैंने कहा इनके इनपुट जो खत्म होंगे तो उसको लेस कर दो 4,000 इसमें से, तो कितना बचा ये 2,000। फिर इसमें से भी माइनस कर दो इसका जो इनपुट है S का, इसमें से बचा 2,000। तो टोटल लायबिलिटी कितने की बनी आपकी, 4,000 की। आपकी बन गई 4,000 रुपए की, है ना। 4,000 की टोटल लायबिलिटी बनी, बट पे कितना कराना आपको, CGST SGST में 2,000। ये तो हो गया केस फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब मैं बात करता हूँ जी किसकी, जो केस सेकंड। केस सेकंड में आप देखोगे कि मैंने कहा जो 8,000 का मेरा IGST का इनपुट था, मैंने वो किससे सेट ऑफ कर दिया, सारा का सारा, मैं बोलता हूँ जी सारा का सारा मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ CGST से। तो CGST का आउटपुट कितना है, देखो 10,000 माइनस कर दो, कितना बचा, C का आउटपुट यही ना। यस सर। तो मैंने कहा यहाँ पे 8,000, सॉरी यहाँ पे मैंने 8,000 लेस कर दिया इसमें से, तो इसमें बच गया 2,000 आउटपुट किसका, CGST का। और SGST की बात करें तो आउटपुट माइनस SGST इनपुट। तो आप देखोगे कितना इसका आउटपुट 10,000 और इनपुट कितना है 4,000। 4। तो मैंने कहा यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ जी, मैंने कहा यहाँ पे 10,000 माइनस 4,000, कितने की लायबिलिटी आ गई, 6,000। 6,000 की आपकी लायबिलिटी बन गई। और यहाँ पे कितने की बन रही है, 4,000 की। क्यों, क्योंकि इसका जो इनपुट था, जैसे यहाँ पे 4 है और इसके आउटपुट कितने बचे 2, इसमें से जब आप 4 लेस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 2,000 का इनपुट जो CGST का, जो कि एडजस्ट हुआ ही नहीं। किस केस से, सेकंड के केस से। तो हमारी लायबिलिटी कितनी बन गई 6,000 की इसलिए। और हमारा फर्स्ट के केस से क्या हो रहा था, सारा इनपुट खत्म हो रहा है, और जिससे हमारी लायबिलिटी बनी 4,000। तो इसमें बेनिफिट किस में हमारा, केस 1 में, फर्स्ट में, क्योंकि हर कोई इक्वली करता है। आपका जो पोर्टल भी होता है ना, वो पता है क्या करता है, आपके IGST को एक से खत्म करा के बचा हुआ रिमेनिंग से करा देता है। तो उसको आप अपना मैनुअली चेंज भी कर सकते हो, बट मैनुअली तब चेंज करोगे ना जब आपको एक कैलकुलेशन आती होगी। ये सारी चीजें
जब आप ये कैलकुलेशन करना सीख गए तो समझ लो आप पोर्टल में, जैसे पोर्टल क्या करता है, जीएसटी वाला वो भी चाहता है टैक्स ज्यादा मिले, इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले अगर आई बचता है तो आई को क्या करेगा, वो 1 से खत्म कराएगा, अगर बचा होगा तो फिर सेकंड से करा देगा, बट वो इक्वल कभी नहीं बांटता। और इसलिए अगर जो ये कैलकुलेशन जिसको नहीं आती होगी वो क्या करेगा, जैसा पोर्टल पे दिखाया वैसे ही टैक्स पे करा देगा। बट अगर आपको कैलकुलेशन आती होगी तो आप क्या करोगे, उस टैक्स को आप मैन्युअली चेंज करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने दे रखा है, आप उसको चेंज करके अपनी लायबिलिटी क्या कर सकते हो, 6 की बजाय आप 4 पे करा सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। हाँ जी, फिर चलते हैं, हमारा जो रूल था यहाँ पे वापसी आते हैं इस पे। हाँ जी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था, ये दोनों में ही 14,000 बच रहा था क्योंकि इसकी वैल्यूज वैसे ले नहीं रखी थी हमने। तो ये सबसे पहला केस था आपका कि आईजीएसटी को क्या करना है, सबसे पहले खत्म करना है। अगर आईजीएसटी का आउटपुट निकल के आ गया तो समझ लो वो वहां पे खत्म, उससे फिर आगे आप आ जाओगे कहाँ पे, सी और एस में। और सी और एस में आपको याद रखना है कि जो सीजीएसटी आपका होता है, जो ये है आपका, सबसे पहले किस से एडजस्ट होगा, इनपुट से, CGST। इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सी से नहीं, बचा हुआ जब यहाँ आई से खत्म होने के बाद, जैसे आई का इनपुट नहीं है तो ये केस बन जाएगा। अगर आई का इनपुट अवेलेबल है, देखो इन केस इनपुट आईजीएसटी, सॉरी इन केस आपका क्या है जी, आपका इनपुट आईजीएसटी बचता है तो सबसे पहले वो आई से खत्म होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा, अगर इन केस क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी होगा तो सीजीएसटी का आउटपुट सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा, इनपुट आईजीएसटी से। हाँ जी। और उसके बाद अगर इन केस मान लो आपके पास आउटपुट आईजीएसटी आ रखा है, तो और आपके पास इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है, तो उस केस में आपका किससे हिट करता है, ये करेगा आउटपुट से खत्म करेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर यहाँ तक ये वाला पॉइंट? यस सर। और सेम एज इट इज आपका इसमें भी रहेगा, सी में और एस में भी। और आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आपका सीजीएसटी का आउटपुट हो या सीजीएसटी का इनपुट हो, वो कभी भी एसजीएसटी का आउटपुट और एसजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? यस सर। यस सर। या किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आप चलते हैं हम टैली पे, फिर उसकी एडजस्टमेंट करना जो हमने क्वेश्चन किया है, और उसकी एडजस्टमेंट का आंसर आप खुद आप निकाल के दोगे मेरे को कि आपको क्या करना है। ये रूल आपने देख लिया, रूल सबको समझ में आ गया? यस सर। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट, ऑल्ट F1, और ये जल्दी से फिगर आप लोग लिख लो इसे कि आपके पास इनपुट सी कितना है, इनपुट एस कितना है। अगर आपको लग रहा हो परसेंटेज आपको दे रखा कि 9 और वहां 14 नहीं है, तो आपको ना एग्रीगेट कर देना होता है। जैसे मान लो आपके पास आउटपुट 9 का भी और 14 का भी, तो आप उसको ऐड कर दोगे सीजीएसटी वाले को, क्योंकि लास्ट में कॉलम तो आपके वही 4 ही रहते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज लिखो और जल्दी से मेरे को बताइए कि टैक्स आपका किसमें में मेरे को पे कराना है। फिर मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाता हूं कि आपको टैली में एडजस्टमेंट करते टाइम ऑल्ट जे का यूज और ऑल्ट एस का यूज क्यों करना होता है। ठीक है, हाँ जी, कर रहे हो आप लोग? यस सर। मेरे को बस 1 मिनट देना, जब तक आप ये करो इसका आंसर निकालो। 1 मिनट आया।
हाँ जी, तो किसने किया आपका ये? सर 1 मिनट कर। अच्छा, वही है सर। होगा सर। हो गया? किसने कर लिया? होगा सर, मेरा हो गया। अच्छा, केवल आ रहा था। मैसेज में मतलब दिखा दो किस किस में पे करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि सबको निकालने दो, वरना आप बता दोगे फिर सब बोलेंगे हाँ सर हमारा भी यही आ रहा है। हाँ जी अभिलाष जी, सब में पे करना है, ओके। हाँ जी, और किसी ने निकाला? हाँ, अभिलाष और ऋतिक ने कर लिया। कर रहे हैं, करो करो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी ऋतिक जी। देखो आपके पास टाइम देते हैं, अभी 3:13 हो रहे हैं, कम से कम आप 15-17 तक निकाल दो, कि जिससे हम आज क्या करें, इस क्लास को आज पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है जी अभिलाष जी, 2 जनों ने मतलब आंसर निकाल के दे दिए, एक ऋतिक, अभिलाष, 2 जनों ने कर दिए हैं, दोनों ने अमाउंट भी बता दी किस में क्या पे कराना है। हाँ जी, कोई कर रहा है ये, वरना आंसर बताए अब। ठीक है जी बिलाल जी, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, और कोई कर रहा है या फिर आपको बताना है? जल्दी बताओ।
नहीं बताना फिर ये? हेलो, हाँ जी, कर रहे हो ये शुभम जी, रजनीश, राहुल, पुरुषोत्तम, क्या कुछ बता क्यों नहीं रहे? सर समझ में नहीं आ रहा ये। समझ में नहीं आया? अच्छा चलो जी बताते हैं। देखो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, IGST। तो सबसे पहले देख लो IGST का अमाउंट क्या है। यहाँ पे मैं कंट्रोल N कर रहा हूँ जिससे आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले आई को देखना है, क्योंकि जो हमारा रूल क्या कहता है जी, सबसे पहले जो हमारा रूल कहता है यहाँ पे कि IGST, जैसे मैं इसको हटा के इस वाले रूल को ओपन करता हूँ, कि सबसे पहले आपसे बोलता है IGST को देखना, आउटपुट IGST माइनस इनपुट। तो आप आते हो कहाँ पे जी, टैली पे। तो आउटपुट कितना है IGST का, तो आप देखोगे आउटपुट IGST 185,500। तो यहाँ पे 185,500, ठीक है। अब इसमें से लेस कर देना आपको कितना, जो इसका इनपुट IGST है कितना है आपका 143,80 आपका। तो 143, तो कितना आ गया आपका IGST पेबल 42,420। सिंपल। अब आपको पता चल गया ये IGST पेबल है, तो इसलिए इसको ना इक्वल डिवाइड करना है ना हाफ हाफ डिवाइड करना है, ये पेबल है तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना। अगर यही चीज क्या होता, हमारा इनपुट ज्यादा होता, ये 185 होता और ये 143 होता जो आउटपुट है, तब हम क्या करते, इसको इक्वल डिवाइड करते। इस समय इक्वल डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आउटपुट आता उसको भी इक्वल करने लगते, उसको इक्वल नहीं करना होता, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे सीधा फिर CGST और SGST पे। अब देखो C में क्या है इसके अंदर, तो C में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे इनपुट तो साफ साफ पता चल रहा है 27,495, बट आपको यहाँ दिख रहा है आउटपुट में 2 है। किसके वहां से वॉइस है, कि आप देखोगे आउटपुट में आपके पास क्या दिखा रहा है, 2 चीजें दिखा रहा है यहाँ पे 18। तो आप इसको ऐड करोगे तो 587, तो 865, और ये हो गया जी 8, आपको कर दोगे जी इसको 1, तो 1, ये हो गया 5। तो 51,765 है ना। हाँ जी, इसका टोटल यही है ना, 785, सॉरी 85 जी, ठीक है ठीक है। तो हमने करा जी इसके आउटपुट कितना, तो आउटपुट आप देखोगे 51,785, यही है। यस सर। लेस कर देंगे 27,495 से, तो आपको पता चल गया आपका CGST पेबल कितना रहेगा, सेम। और आपका SGST पेबल भी इतना ही आएगा, क्योंकि आप उसका भी करोगे तो 51,785 माइनस 27,495, तो दोनों का सेम। तो आपको पता चल गया तीनों के केस में पेबल है, किसी में इनपुट नहीं है किसी का ज्यादा, सब में क्या है आउटपुट ज्यादा है। तो आपका दूसरे केस तो अभी लगे ही नहीं। तो ये सबसे सिंपल केस था। बाकी के मैं आपको ये सीट दूंगा, आपको इस सीट में से ये तीनों केस आप करके देखना, ये तीनों केस में आपके पास सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन सा केस क्या कहता है और किस केस में आप क्या पे करोगे। ये आपको मेरे को कल वाली क्लास में बताना है। एक केस तो मैंने करा ही दिया है, बट इसको आप खुद कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा दूंगा, ठीक है। ये चीज आप निकाल के दोगे मेरे को। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, अब क्लियर है आपको ये कि कितना टैक्स कैसे निकला? यस सर। ठीक है। अब हमें बात करते हैं जी इसकी GST एंट्रीज के, क्योंकि अभी तक ये सारे क्या है, एक ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में। तो हमें क्या करना होगा, मंथ के एंड में वाउचर में जाएंगे, F2 करेंगे 30 अप्रैल। आप लोग 1 या 2 को ही करना, क्योंकि आपकी 30 तारीख नहीं डलेगी। आप F7 में आना, क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्रीज है तो वो आपके हमेशा जर्नल में होती है, क्योंकि आपको वाउचर के टाइम में मैंने पढ़ाया था, आपके जितने भी आपके क्या होंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी वो सारी जनरल में होगी। तो इसको पास करने के लिए आप शॉर्टकट लिख लो, Alt J प्रेस करोगे। Alt J जब आप करोगे तो GST, फिर आपसे पूछेगा नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या रहेगी। तो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इसमें देखो बहुत सारी चीजें दिखा रहा है।
तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हमने क्यों यूज करी, क्योंकि क्या है आपका कि हम क्या कर रहे हैं, परचेज पे जितना हमने टैक्स दे दिया है और जितना सेल पे आया उसमें से हम परचेज वाला लेस ही तो कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो हम इसको क्या दिखाएंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फिर पूछेगा एडिशनल डिटेल क्या है आपकी, तो एडिशनल डिटेल में आपको रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो परचेज पे इनपुट था उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। बाकी दो ऑप्शन कुछ नहीं देखना, बाकी जो ऑप्शन नहीं बता रहा उस पर ध्यान भी नहीं देना आपको। अभी आगे ऑप्शन आएंगे, हम 1 बाय 1 इसको सेलेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट करके सेव, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्रीज। एक लॉजिकल पॉइंट भी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको याद हो अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसको हमें क्या करना होता है, मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको बताई थी। अगर आपकी लायबिलिटी कम होगी डेबिट करना होता है। तो हमारी लायबिलिटी क्या है, आउटपुट है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और हमारा इनपुट है, ये सारा क्या था, अवेलेबल था। अब ये भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि हम इससे इसको सेटअप कर देंगे। अभी ये हमारे लिए क्या था, अब जब भी हमारी एसेट्स या हमारा कोई ये इनपुट या एक्सपेंसेस होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, आउटपुट डेबिट, इनपुट क्रेडिट, ठीक है। और यह एक लॉजिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट जी करके आप बैलेंस शीट पे आप आओगे। अगर आपको ये इंट्रीज कभी नहीं आती तो आप सिंपल याद रखना, जो चीज यहाँ पे डेबिट हो रही है वो इंट्रीज में क्रेडिट हो जाएगी, और जो चीज यहाँ पे क्रेडिट है वो इंट्रीज में डेबिट होगी। सबसे सिंपल तरीका आपकी एडजस्टमेंट इंट्रीज पास करने का, अगर आपको लॉजिकल पॉइंट में देखना है। अगर आपको रूल पता है तो आपको पता ही है, यहाँ पे आउटपुट जितना भी है आईजीएसटी का आप इंटर करोगे 185,500, फिर इसको डेबिट आप खुद करोगे। फिर आउटपुट क्या जी आपका सीजीएसटी 14%, या 14 में वैल्यू लिखो या मत लिखो, आप इंटर करके यहाँ लिख दो डायरेक्ट 18,620। फिर आप इसको डेबिट करके आउटपुट एसजीएसटी 14 वाला ले लो, फिर यहाँ पे 18,620, ये देखो सारे जीरो होते जाएंगे, इट मीन्स आप करेक्ट कर रहे हो। फिर आप आओगे यहाँ पे, आप क्या करोगे, डेबिट करोगे आउटपुट सीजीएसटी 9%, कितना जी आपका 33,165। फिर आप इसको डेबिट करोगे आउटपुट एसजीएसटी 9% को, फिर यहाँ 33,165। अब ये सारे तो जीरो हो गए। अब मैं यहाँ क्रेडिट में किसको दिखाऊंगा, इनपुट आईजीएसटी। अब आईजीएसटी में देखो कितना करंट बैलेंस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है। तो ये चीज आपकी करेक्ट नहीं होती। आप सोचो मैं यहाँ पे 145,990 लिख दूं तो ये इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको जब कैलकुलेटर में ऑन करा था तो याद हो आपको कितनी वैल्यू थी इसकी, 143,080 है ना, 143,080। क्यों, क्योंकि आपकी इनपुट की वैल्यू कभी भी यहाँ करेक्ट नहीं दिखाता। अगर निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको कॉपी में पहले से लिख के चलो, या सेकंड तरीका क्या है, आपके पास जो ये बैलेंस आया है उसमें से ये लेस कर दो, एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा। वो करना कैसे, आपको आप यहीं पे रहोगे, आपको ऑल्ट सी से कैलकुलेटर अब ओपन करना है। पहले हमने कंट्रोल एन से करा था, बट अभी हमें वैसी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। हमें क्या करना है कि मैं जो कैलकुलेशन करूं यहाँ पे ऑटो फिल हो जाए वो वैल्यूज, मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे को क्या करना होगा, मैं दोबारा बताता हूँ, आपको इसी पे कर्सर रखना है और यहाँ पे ऑल्ट सी से कैलकुलेटर ओपन करोगे। समझ रहे हो, ये पॉइंट आगे आपको टैली में जब आप कैलकुलेशन करना चाहते हो और वही फिगर वहां पे लिखना चाहते हो तो आपको ये शॉर्टकट बहुत यूज होगा। तो आपने ऑल्ट सी करा, मैंने देखा यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2,89,070। इसमें से माइनस कर दो कितना, जो ये करंट वैल्यू दिखा रहा है 145,990। देन एंटर करोगे तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, हाँ जी क्या वैल्यू है आपके पास, 143,080, जो इसकी करेक्ट वैल्यू, और यहाँ पे ये जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा इट मीन्स ये वैल्यू गलत है। या इन वैल्यू को आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो जी, ऑल्ट जी से जाओ बैलेंस शीट से, आप इसको अपने रजिस्टर पे लिख लो यहाँ से। ये दूसरा तरीका ये है कि अगर आप निकालना नहीं चाहते या आप कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते तो आप यहाँ से इन वैल्यूज को लिख लो, सिंपल है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो। फिर क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी आप ऐसे ही कर सकते हो, ऑल्ट सी करा मैंने और मैंने यहाँ पे बताया 145,990 माइनस करा मैंने कितना जी, 118,495, देन एंटर।
तो 27,400 इतना था, और आपको इनपुट CGST पता है तो इनपुट SGST भी सेम ही रहेगा 27,495। फिर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अब क्या करना है। तो अब आपको देखो, अब आपका बन गया टैक्स। अब दोनों में देख लो डिफरेंस जो था वो सारा टैक्स था, तो अब हमें टैक्स कैसे दिखाना था। यहाँ पे हम GST पेबल नहीं दिखाएंगे, हम अलग अलग हेड बनाएंगे कि ऑल्ट सी करके बनाएंगे IGST पेबल। ठीक है, और इसको रखें किसमें, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि हम ड्यूटी एंड टैक्सेस का ये तो खत्म करें तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में नहीं जाएगा, करंट लायबिलिटी। और कुछ नहीं करना, बस GST को आप क्या करना, अननोन कर देना या अनरजिस्टर्ड कर देना, जिससे कि आपकी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट ना करे GST की रिपोर्ट्स में, क्योंकि ये आपका GST से लेने देना नहीं है। IGST में कितना पेबल था आपका, 42,420। तो ये आपको खुद लिखना पड़ेगा कि 42,420। फिर आप यहाँ आओगे क्रेडिट में ऑल्ट सी करके बनाओगे SGST पेबल। इसको भी करंट लायबिलिटी कुछ नहीं, इसको भी अननोन कर देना क्योंकि GST रिपोर्ट्स में आपको इफेक्ट ना करे। इसका था आपका 24,290। देन आप फिर यहाँ आओगे ऑल्ट सी करके बनाओगे CGST पेबल। करंट लायबिलिटी कुछ नहीं जी, इसको रेगुलर की जगह बस अननोन या अनरजिस्टर्ड, क्योंकि जिससे आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट ना करे 24। और आप देखो दोनों चीज मैच है, क्योंकि कभी भी एंट्रीज टैली में होगी तो दोनों डेबिट और क्रेडिट। और आपको ये पता है जब आप एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे मैनुअल हो चाहे सिस्टमेटिक हो, जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं होता उसको एंट्रीज कंप्लीट नहीं माना जाता, जो एक्चुअल नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे 91,000 आएगा आपका, और आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट आए ऑल्ट F1, तो देखो आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस क्लियर। अब किस में बैलेंस आ गया, ये आपके एक लेजर में बैलेंस आ रहा है। अब हम इसको पे करा सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया, वरना क्या होता अगर हम बिना ये एडजस्टमेंट करे हुए 91,000 पेमेंट दिखाते हैं, हम बना देते हैं वहां पे GST पेमेंट ऐसे करके और टू बैंक से, तो आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता, जो कि कभी नहीं आना चाहिए आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम चलते कहाँ पे, अब दोबारा वाउचर्स जिस दिन आप पेमेंट कर रहोगे टैक्स की, जैसे मान लो महीने की 20 तारीख को या 22 या 24 जो भी आपकी पेमेंट होती है, या आप अपने CA को पे करा दे रहे हो, तो आप उस दिन क्या करोगे, F5 में जाओगे। जैसे मैं 30 को ही कर रहा हूं तो मैं यहाँ ऑल्ट S करूंगा, ऑल्ट S अब आपका प्राइम में हट चुका है। यहाँ पे आपको करना है ऑटो फिल करने के लिए कंट्रोल F। ठीक है, ऑल्ट F आपका पहले ऑल्ट S पहले चलता था आपका ERP में, अब इसको चेंज करके क्या कर आपका कंट्रोल F कर दिया है। स्टेट पेमेंट, यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में GST, पेमेंट टाइप में आपको रेगुलर लेना है, एडवांस नहीं है आपका। और रिसिपेंट लायबिलिटी RCM के केस में होती है, तो हम इसे रेगुलर और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लोगे। आप यहाँ पे बताना 1 अप्रैल से 1 मई तक, क्योंकि आपका एजुकेशन मोड रहेगा, उसमें आपका यूज नहीं होगा GA, 30 तारीख नहीं उठाएगा, तो आपको 1 से 30 ही रखना आपको, और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आप यहाँ आओगे, हमने टैक्स के लेजर कौन से बनाए थे, IGST पेबल, कोई लेट फीस कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, तो 42,420। फिर आप इसको डेबिट करोगे CGST आपका पेबल, यहाँ पे कितना 24,290। देन इंटर करके यहाँ पे फिर डेबिट करोगे SGST आपका पेबल, क्योंकि हमारे वो लेजर तब बन चुके हैं 24,290। और यहाँ पे आपका बैंक से SBI जो आपका बैंक है, तो मैं एक बैंक क्रिएट कर दे रहा हूँ अंडर बैंक में, और यहाँ आके इसको पे कर दोगे 91,000। चेक से नहीं है तो चेक की जगह आप क्या कर सकते हो, ई फंड ट्रांसफर, जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट करी होगी। और इसको अगर कोई इस डिटेल बताना चाहते हो जो आपने पेमेंट कर रहे थे, कि आपने कार्ड से करी, NEFT, RTGS, कोई नेट बैंकिंग का यूज करो तो आप नेट बैंकिंग जाओगे, जो डिटेल आपने जब पे करी होगी तो कुछ डिटेल मिलती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे SBI जैसे बैंक था तो मैं SBI बैंक लिख दे रहा हूँ। बाकी कोई CPI नंबर कुछ आपको मिला होगा तो आप मेंशन करो, वरना भी इंटेंडर करके आप सेव कर सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट आपका, कि यहाँ पे जाके आपका हर मंथ का काम ऐसे ही आपका कंप्लीट करना है, तब आपकी GST का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में आप देखोगे यहाँ पे अब सारा टैक्स आपका क्लियर, क्योंकि हमने इस मंथ का टैक्स निकाल लिया, निकालने के बाद उसको पे भी करा दिया। ठीक है, बट आप बोलोगे GST की रिपोर्ट, तो GST की रिपोर्ट हमेशा सेम वैसी ही रहेगी जैसी रहनी चाहिए।
आप इसमें चेंजेस नहीं आएगा कि आप सोचो मैं जीएसटी निकाल के पे करा दिया तो यहाँ से भी हट जाए, नहीं, ये तो वो रिपोर्ट है जो आपको हर मंथ आपको बनाते हुए चलेगा। ठीक है, तो क्लियर आपको ये अब? तो आज Yes, मैं आपको sir. 1-2 असाइनमेंट भी दूंगा, जो कि आपकी असाइनमेंट है, आपको उसका टैक्स भी निकालना है और ये जीएसटी रूल वाला ही भेजूंगा जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन थे। ये आपको ये तीनों क्वेश्चन करके भी देने हैं, ये तीनों क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपको निकालने हैं। कल बताना कौन सा टैक्स किस में पे करा रहे हो, चाहे आप गलत क्यों ना निकालो, जब तक आप करोगे नहीं ना, जब तक आपको आएगा नहीं। देखो सबसे सिंपल सी चीज है। और बाकी ये 2 असाइनमेंट आपको दूंगा जिसमें आपको टैक्स निकाल के ऐसे पेमेंट करके दिखानी है। ठीक है, तो फिर मिलता है आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या किसी को कोई डाउट है अभी बताओ? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जी आपकी No, नेक्स्ट sir. क्लास में। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, थैंक यू जी, ओके मोस्ट सर, थैंक यू, बाय। मोस्ट वेलकम।